मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे भारत में मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक उपागम मुद्रापूर्ति का निर्धारण। ये टॉपिक बीकॉम पार्ट 3 के पेपर 2 में लगता है। हम मुद्रामान के बारे में पिछले कई वीडियोज़ में देख रहे हैं। भारत में कौन सी मुद्रा प्रणाली है उसके बारे में हमने अध्ययन किया, लेकिन मुद्रा प्रणाली के अंदर मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत कौन से हैं, उपागम कौन से हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि मुद्रा आपूर्ति होती क्या है, किसे कहेंगे हम मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा मांग की भांति मुद्रा पूर्ति का भी विशेष महत्व है। जहां मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत केवल वैधानिक मुद्रा का समावेश किया जाता था, वर्तमान परिवेश में मुद्रा की पूर्ति का व्यापक अर्थ लगाया जाता है। मुद्रा पूर्ति के विभिन्न स्वरूप, मुद्रा की प्रक्रिया, उनके निर्धारक तत्वों, बैंकों की साख निर्माण आदि के माध्यम से मुद्रा पूर्ति प्रभावित होती है। साधारण बोलचाल में मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय किसी विशिष्ट समय पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से है, जहां परंपरागत अर्थशास्त्रियों, जिनमें मिल और रिकार्डो शामिल हैं, ने मुद्रा की पूर्ति को वैधानिक मुद्रा की कुल उपलब्ध पूर्ति तथा उनकी चलन गति के गुणनफल के बराबर मुद्रा की पूर्ति को मानते थे। लेकिन यह परिभाषा थोड़ी संकुचित थी। अब कीन्स के विचारधारा के अनुसार जनता के पास जमा करेंसी और बैंकों में मांग जमाओं के योग को मुद्रा की पूर्ति के रूप में शामिल किया गया, लेकिन यह भी संकुचित परिभाषा थी। अब मुद्रा की व्यापक परिभाषा क्या है, मुद्रा पूर्ति की व्यापक परिभाषा क्या है। अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषाएं काम में ली गई हैं। व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति में जनता के पास करेंसी, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं व बैंकों के पास कुल मांग जमाएं और सावधि जमाएं शामिल की जाती हैं। यानी कि मुद्रा पूर्ति की इस परिभाषा में सभी जमाओं को शामिल किया जाता है। जनता के पास जो करेंसी है उसे शामिल किया जाता है और इन सब को हम मुद्रा आपूर्ति की रूप में जानते हैं। मुद्रा पूर्ति की वही अवधारणा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयुक्त मानी जाती है जिस पर मौद्रिक अधिकारी का प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। यानी कि मुद्रा आपूर्ति मौद्रिक अधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः नियंत्रित रहती है, वही अवधारणा ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में मुद्रा पूर्ति की 4 पुरानी अवधारणाएं। पहले भारत में 4 प्रकार से मुद्राओं को मापा जाता था, मुद्रा पूर्ति को मापा जाता था, जिसमें M1 यह मुद्रा पूर्ति की एक संकीर्ण अवधारणा है। इसे किस प्रकार से शामिल किया जाता है, किस प्रकार की पूर्ति को शामिल किया जाता है। जनता के पास करेंसी नोट जिसमें सिक्के भी शामिल है, जनता के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जिसमें रिजर्व बैंक के पास विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं
विश्व बैंक की जमाएं शामिल होती हैं, इन सब के योग को हम क्या कहेंगे? M1 कहेंगे। ठीक है। M2 के अंदर M2 थोड़ी सी विस्तृत परिभाषा है, विस्तृत अवधारणा है। M2 ज्ञात करने के लिए M1 में पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमाओं को अगर जोड़ दिया जाता है तो M2 ज्ञात हो जाता है। यानी M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाएं, इन दोनों का जोड़ जो होगा M2 होगा। M3 भारत में यह मुद्रा पूर्ति की काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय अवधारणा है। इसके अंतर्गत M1 में बैंकों की सावधि जमाओं को जोड़कर M3 की गणना की जाती है। यानी कि M1 में हमने क्या देखा था? M1 के अंदर हमने देखा था जनता के पास करेंसी नोट और सिक्के, बैंकों के पास मांग जमाएं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जिसमें रिजर्व बैंक के पास विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की मांग जमाएं शामिल हैं। इसको हम M1 में शामिल करते थे। इसके अंतर्गत M3 के अंदर M1 तो है ही है, प्लस क्या शामिल करेंगे हम? बैंकों की सावधि जमाएं, यानी बैंकों की सावधि जमाएं जो हैं वो भी अगर हम शामिल कर लें तो हम कहेंगे कि M3 हैं। अब M4 के अंदर क्या होगा? M4 जो है यह भी एक व्यापक अवधारणा है, किंतु मुद्रा पूर्ति में इसका विशेष उपयोग नहीं होता है। जब M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को जोड़ा जाता था तो उसके योग को M4 कहा जाता था। यानी हमने पहले देखा M3 में क्या है? M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट्स जो है वो, और M4 में क्या है? ये M3 तो है ही है, प्लस पोस्ट ऑफिस के कुल जमाएं मतलब जितनी भी उसके पास में जमाएं हैं सभी उसको अगर उसको हम शामिल कर लेते हैं तो M4 की गणना हो जाती है। इस प्रकार संशोधन से पहले भारत में मुद्रा आपूर्ति की 4 अवधारणाएं थी जो M1, M2, M3 और M4 के नाम से प्रचलित थी, पर इसमें से 2 अवधारणाओं का ही विशेष प्रयोग होता था जिनमें M1 और M3 ही प्रमुख रूप से थी। अब इन अवधारणाओं को त्याग दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति की 4 नई अवधारणाओं को विकसित किया है। इसमें हम पढ़ेंगे आगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है। पुरानी हम अवधारणाएं पढ़े हैं तो उसमें क्या पढ़ा हमने? M1, M2, M3 और M4 पढ़ा है, ठीक है। और नई जो हमारी अवधारणाएं हैं उसमें किनकी जानकारी दी गई है? M0, M1, M2 तथा M3 की, यानी कि M4 हटा करके M0 की नई अवधारणा इसमें विकसित की गई है। और इसमें मुद्रा की आपूर्ति को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मौद्रिक समूह। मौद्रिक समूहों के अंदर हमने अवधारणाएं जो थी वो कौन सी हमारी? M0, M1, M2, M3 विस्तार से भी पढ़ेंगे हम। और तरलता समूह के अंदर जो हमारी अवधारणाएं हैं वो कौन सी हैं? L1, L2, L3, ठीक है। 2 समूहों में बांटा गया है, मौद्रिक समूह और तरलता समूह।
पहले हम मौद्रिक समूह पढ़ लेते हैं। मौद्रिक समूह में M0 यह मुद्रा आपूर्ति की बिल्कुल नई अवधारणा है। इसकी गणना में निम्न मदों का समावेश होता है, जिसमें चलन में करेंसी, रिजर्व बैंक के पास बैंकर्स जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये सब का जोड़ जो होगा M0 कहलाएगा। किन किन का? चलन में करेंसी, रिजर्व बैंक के पास बैंकर्स जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, इन सब का जोड़ M0 होगा। ठीक है। इसके बाद में है M1 में क्या क्या शामिल होगा? जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। जब हम M1 की बात करेंगे, M1 की अवधारणा की बात करेंगे, तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे? जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। इस M1 के अंदर यह नई व्यवस्था है और इसके अंदर हम जानते हैं कि हमारी पुरानी M1 भी इसी तरह से हम निकालते थे, यानी कि पुरानी M1 और नई M1 में कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों एक जैसी ही रखी गई हैं, नई अवधारणा में भी वैसी की वैसी हैं। M2 के अंदर क्या क्या शामिल करेंगे? M2 की गणना में थोड़ा संशोधन किया गया है। अब इसकी गणना के लिए पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक जमाएं हटाकर नई मदों को इसमें शामिल किया गया है। किन किन को शामिल किया गया है? M1 की सभी मदें प्लस बैंकों में बचत जमाओं का समय दायित्व भाग, बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र, 1 साल में परिपक्व होने वाली मियादी जमाएं, यानी इनके अंदर जिनमें से FNCR B की जमाओं को घटाते हुए शामिल करेंगे। यानी कि M2 की कल्पना करने में, M2 की अवधारणा को विकसित करने में किनको शामिल किया गया है? M1 तो है ही। M1 में क्या क्या है? जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। इनको तो शामिल करना ही करना है। साथ में बैंकों में बचत जमाओं का समय दायित्व भाग, बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र, 1 साल में परिपक्व होने वाली मियादी जमाएं, जिनमें से FNCR को घटाना है हमें। ठीक है। अब M3 की अवधारणा में भी हमने संशोधन किया है। इसे एक व्यापक मुद्रा की पूर्ति अवधारणा भी कहेंगे और इसमें हम किनको शामिल करेंगे? M2 जो भी हमने पढ़ा है, M2 को तो शामिल करना ही करना है। M2 प्लस बैंकों के पास 1 वर्ष से अधिक अवधि की मियादी जमाएं, जिनमें FCNR B जमाओं को छोड़कर, प्लस बैंकिंग व्यवस्था की मांग उधार। यहाँ हमने ये देखा है कि नई अवधारणा के अंदर M4 को समाप्त कर दिया गया है। अब मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणाओं में M0, M1, M2 तथा M3 की अवधारणाएं ही शामिल की जाती है। दूसरा हमारा जो समूह है, तरलता समूह है। तरलता समूह में हम क्या क्या शामिल करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तरलता समूह में L1, L2 तथा L3 की नई अवधारणाएं शुरू की हैं, जिसमें L1 के अंदर हमारा जो नया M3 है वो प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों की समस्त जमाएं राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़ करके। अब आप कहेंगे कि L1 क्या है? लिक्विडिटी एग्रीगेट सही है हमारे, तो इनको L से संबोधित किया गया है। और वहाँ हमारे मौद्रिक समूह थे, मॉनेटरी एग्रीगेट्स थे, जिनको हमने M से संबोधित किया था, सिंबल उनका M था। यहाँ इनका L लिक्विडिटी से संबंधित है ये हमारा।
और L1 में हमने क्या शामिल किया है, नया वाला जो हमने अभी M3 पढ़ करके हम आए हैं उस M3 को जोड़ना है, प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की समस्त जमाएं शामिल करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय बचत पत्रों को शामिल नहीं करेंगे। L2 के अंदर L1 को शामिल करना ही करना है। साथ में मियादी उधार देने वाली संस्थाओं एवं पुनर्वित्त संस्थाओं के पास मियादी जमाएं, वित्तीय संस्थाओं द्वारा मियादी उधार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र, इनको हम शामिल करेंगे। L3 की गणना करने के लिए L2 प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाओं को हम शामिल करेंगे। तो ये हमारी नई अवधारणा है जिसमें मौद्रिक समूह और तरलता समूह के अंदर मुद्रा की आपूर्ति के घटकों का वर्गीकरण किया गया है। कैसे हम गणना करेंगे उनको शामिल किया गया है। मुद्रा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत। मुद्रा आपूर्ति कैसे होती है? मुद्रा की कुल आपूर्ति का अभिप्राय एक निश्चित समय में उपलब्ध उन सब मौद्रिक साधनों से लगाया जाता है जो विनिमय के माध्यम, संग्रह के साधन तथा बैंक खातों में मांग जमाओं तथा समयावधि जमाओं के रूप में विद्यमान होते हैं। अब मुद्रा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, किनके द्वारा जारी की जाती हैं, जिसमें है 2 प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। प्रमुख रूप से किनके अंदर होता है, रिजर्व बैंक द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी इसमें शामिल किया गया है। वह पक्ष कौन सा है? बैंकों के पास जमा राशियों में मांग जमा और समयावधि जमा दोनों कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे स्रोत प्रमुख रूप से ये काम करते हैं, देखते हैं इनको। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा। भारत में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत RBI है, जो भारतीय करेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत वैधानिक मुद्रा का निर्गमन करता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा निकाले गए सभी प्रकार के नोटों का समग्र मूल्य मुद्रा की कुल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा जारी मुद्रा। केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा भारतीय करेंसी अधिनियम के अंतर्गत 1 रुपये का करेंसी नोट तथा सिक्कों के रूप में सहायक मुद्रा जारी की जाती है। ये सब सिक्के और करेंसी नोट सरकार के विश्वास पर वैधानिक मुद्रा के रूप में प्रचलन में रहते हैं। इन सभी वैध सिक्कों को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। अब इन दोनों के अलावा एक तीसरा घटक हमारा, एक तीसरा स्रोत हमारा वो है बैंकों के पास जमा राशि। बैंकों के पास जमा राशि पहला है इसमें मांग जमाएं। ये वे जमाएं हैं जो बैंकों द्वारा मांग पर देय होती हैं। और दूसरी है समयावधि जमाएं। ये वे जमाएं हैं जो एक निश्चित समयावधि के बाद ही देय होती हैं। स्थायी अथवा सावधि जमाएं इस श्रेणी में आती हैं। बैंक जो राशियों पर जमा करते हैं उन्हें उधार देते हैं। इससे उधार से व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण होता है, जिससे बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं और इन जमाओं के माध्यम से कई गुना साख सृजन करते हैं। इस प्रकार बैंकों के पास मांग जमाएं तथा समयावधि जमाओं से मुद्रा की पूर्ति में हुई वृद्धि भी मुद्रा पूर्ति का प्रमुख स्रोत होता है। मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न स्रोत या घटकों का महत्व। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करने वाले स्रोतों और घटकों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इससे वे अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा की मांग के अनुरूप संतुलित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मुद्रा की पूर्ति अगर उसकी मांग के मुकाबले ज़्यादा है तो वह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को जन्म देगी और इसके अनेक दुष्प्रभाव होंगे।
इसके विपरीत अगर मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के मुकाबले में कम है तो मुद्रा संकुचन का संकट उत्पन्न होगा। अतः अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन बनाए रखने का दायित्व मुद्रा आपूर्ति के इन स्रोतों या घटकों पर होता है। इसके कारण इनका अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व होता है। मुद्रा आपूर्ति में भारतीय रिजर्व बैंक का महत्व। वैधानिक मुद्रा की आपूर्ति का मूल स्रोत है ये। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की वैधानिक मुद्रा आपूर्ति का मूल स्रोत है और समय समय पर यह रुपए जारी करता है और रुपयों का विमुद्रीकरण भी करता है, जिससे मुद्रा में संतुलन रहने का प्रयास करता है। अर्थव्यवस्था में उद्योग एवं व्यापार की मांग के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति से व्यापार एवं उद्योग को सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। सरकार की घाटे की वित्त व्यवस्था की स्थिति में यह वित्त उपलब्ध करवाता है और इसके संबंध में नीतियाँ बनाता है कि कैसे मुद्रा का निर्गमन करना है। इससे सरकार को विकास कार्य में मदद मिलती है। साख नियंत्रण से मूल्य स्थायित्व। देश में भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का शेष बैंक होने के कारण देश में बैंक साख नियंत्रण का प्रमुख अधिकारी भी है। इससे रिजर्व बैंक रचनात्मक साख नियंत्रण या गुणात्मक साख नियंत्रण की नीतियों का सहारा लेकर के देश में प्रभावी साख नियंत्रण का प्रयास करता है। सरकार का महत्व। सरकार कैसे करती है? केंद्र सरकार देश की सर्वोच्च सत्ता होती है। वह अर्थव्यवस्था को सुस्थिर विकास के लिए मुद्रा की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें सरकार जन विश्वास का आधार होती है। किसी भी देश की जनता उसकी सरकार में पूर्ण विश्वास करती है। इसी जन विश्वास के आधार पर अर्थव्यवस्था में पत्र मुद्रा से मुद्रा की आपूर्ति संभव होती है। आज रिजर्व बैंक द्वारा जारी कागजी नोट सरकार के विश्वास पर ही प्रचलन में है। अगर जनता का सरकार से विश्वास उठ जाए तो उसके द्वारा घोषित वैधानिक मुद्राओं को लोग अस्वीकार कर सकते हैं। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में सरकार द्वारा घोषित वैधानिक मुद्रा मार्क को जनता ने अस्वीकार कर व्यावसायिक सौदों को डॉलर में निपटाने का प्रयास किया था। अतः स्पष्ट है कि मुद्रा की आपूर्ति मुख्य रूप से सरकार में जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रा की पूर्ति। जब सरकार कुल व्यय उसकी कुल आय के मुकाबले अधिक कर देती है तो घाटे से पूर्ति कैसे करे? सरकार इस घाटे की पूर्ति रिजर्व बैंक से नई नोट छपवाकर उधार लेकर कर लेती है। इस प्रकार घाटे की वित्त व्यवस्था से सरकार अपने विकास एवं युद्ध संबंधी व्यय की पूर्ति कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। मुद्रा के स्वरूप परिवर्तन में भूमिका। मुद्रा के स्वरूप परिवर्तन में भी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जहां पहले स्वर्णमान में स्वर्ण मुद्रा का आधार था, उसके बाद रजतमान पत्र मुद्रामान आया। आज विश्व के सभी देशों में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रामान प्रचलन में है, जो सरकार में अधिक जन विश्वास का घोतक है। सुव्यवस्थित मौद्रिक प्रणाली। किसी भी देश में मौद्रिक प्रणाली सरकार की नीति पर निर्भर करती है। अगर सरकार आर्थिक विकास के लिए उदार मौद्रिक नीति का अनुसरण करती है तो सस्ती ब्याज दर पर अर्थव्यवस्था में निवेशों को बढ़ा सकती है, सस्ती साख उपलब्ध करा सकती है। इसके विपरीत महंगी साख नीति में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में योगदान मिलता है। यही कारण है सुव्यवस्थित मौद्रिक प्रणाली स्थापित करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यापारिक बैंकों का महत्व। मुद्रा की आपूर्ति में व्यापारिक बैंकों का भी बहुत अधिक महत्व है। बैंक अपनी वास्तविक जमाओं के मुकाबले कई गुना साख मुद्रा का सृजन कर देश में अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
साख निर्माण द्वारा मुद्रा आपूर्ति में महत्व। बैंक अपनी जमाओं के आधार पर साख मुद्रा का सृजन करते हैं। बैंक अपनी वास्तविक जमाओं के मुकाबले कई गुना उधार देकर साख सृजन का कार्य करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होती है। बैंक साख मुद्रा का प्रणेता है। आधुनिक बैंक आज जनता में इतना अधिक विश्वास जमा चुके हैं कि बैंकों द्वारा जारी साख मुद्रा जैसे चेक, ड्राफ्ट, यात्री चेक, विनिमय पत्र, विदेशी विनिमय बिल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि बिना किसी संदेह के व्यापारिक सौदों के निपटारे हेतु प्रयुक्त होने लगे हैं। मुद्रा आपूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका। आधुनिक व्यापारिक बैंक केवल साख मुद्रा का ही सृजन नहीं करते, वरन वे आपूर्ति की व्यवस्था में रिजर्व बैंक तथा जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों का वितरण बैंकों के माध्यम से ही जनता में होता है। इसी प्रकार खराब एवं फटे नोट का संग्रह कर उसे रिजर्व बैंक के पास पहुंचाने का कार्य भी बैंक ही करते हैं। रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण भी बैंकों के माध्यम से ही कर सकता है। अतः स्पष्ट है, व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक तथा जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, जिससे मुद्रा की पूर्ति को घटाने बढ़ाने का काम भी आसानी से रिजर्व बैंक इन बैंकों के माध्यम से कर सकता है और ये मुद्रा आपूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सफल रहते हैं। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।